हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिजिक्स गुरु। इस यूट्यूब चैनल पे आप फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। 9th क्लास से लेके आप अप टू हायर एजुकेशन में फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों, पिछली 5 वीडियो में लगातार हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इन पिछली 5 वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी आईआईटी और जेईई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने की, नीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है एक नया टॉपिक लेके आए हैं। बिल्कुल आपका नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ही रिलेटेड एक चीज है। इसको पढ़ना क्यों जरूरी हुआ उसके लिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को इसलिए पढ़ा गया कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्सेज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है तो देयर शुड बी नॉन कॉन्टेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। वहां पे हमको जो कॉन्टेक्ट फोर्स जब लगता है तो हम लोगों को ये नहीं पता लगता कि उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या एक्सचेंज हो रहा है, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। तो उस चीज को फील लेने के लिए हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक कंसेप्ट के जरिए सीखेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये केवल हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट फील दिलाने के लिए हम लोगों ने तैयार किया है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये जो फोर्स होता था ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे अप्लाई करते थे। ये दोनों फोर्सेस दो होते थे, ये एक दूसरे के बराबर होते थे और अपोजिट होते थे, ठीक है ना। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो ये वाला भी उसको उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका पेयर्स में था, ठीक है ना, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। अब कहता है कि अगर मैं ये पता लगाना चाहूं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है उस पर कितना फोर्स लगाएगा पर यूनिट ऑफ चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज अगर मैं एक कूलम्ब का चार्ज ले लूं और उससे चेक करूं कि वो वाला चार्ज के ऊपर वो कितना फोर्स लगाएगा, चेक करने के लिए तो उसको हम लोगों ने एक नई क्वांटिटी को डिफाइन किया, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा मैं यहाँ पे जनरलाइज करता हूँ। मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास क्या है कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इस पॉजिटिव चार्ज को मैं नाम लेता हूं सोर्स चार्ज। क्या बोलता हूं भाई? सोर्स चार्ज, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी करेंगे इसको, हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। यहाँ पे मैंने एक रखा है एक छोटा सा चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका नाम मैंने डाला है क्यू नोट। क्या डाला है? क्यू नोट। क्यू नोट बेटा यहाँ पे आपका होता है टेस्ट चार्ज। क्या होता है? टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या काम आएगा? ये टेस्ट चार्ज जो होता है ये इस वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर इसके फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हमने लिया है। यानी ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मैंने रखा है सोर्स चार्ज, ये अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। ये अपना फील्ड बनाएगा और उस फील्ड को चेक करने के लिए, मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम लोग दो अलग अलग टर्म यहाँ पे बनाएंगे। एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी समझेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी समझेंगे, ठीक है ना। इन दोनों क्वांटिटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको डील करना बहुत ईजी होता है बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं दो तरीके से मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस लगा सकता है, कितना फोर्स वहां पे लगाएगा वो, तो उसको चेक करने के लिए मेरे पास प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब मैं पहले दो चार्ज पार्टिकल दे रहा था तो दोनों चार्ज पार्टिकल जो थे एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे। मैं चाहता हूं, मैं ये पता लगाना चाह रहा हूं कि एक चार्ज पार्टिकल जो है कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या आइडिया लगाया कि मैं एक चार्ज को क्या कर देता हूं, 1 कूलम्ब ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं? 1 कूलम्ब। यानी एक जो चार्ज जो है आपका टेस्ट चार्ज है उसको मैंने ले लिया यूनिट कूलम्ब। क्या ले लिया? यूनिट कूलम्ब। यानी 1 कूलम्ब का मैंने चार्ज यहाँ पे लिया है। अब ये 1 कूलम्ब का चार्ज है, ये क्या करेगा, इसके फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। उसी को मैंने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना।
तो यानी मैं ये पता लगाना चाह रहा हूं कि 1 कूलम्ब का चार्ज जो है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ताकि ये वाला जो चार्ज है ये अपना इन्फ्लुएंस नहीं दिखाए, ठीक है ना, इसका अपना फील्ड क्या हो, बिल्कुल भी ना हो। ये केवल चेक करने के लिए मैंने लिया है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू कम से कम हो, और कम से कम वैल्यू मैंने कितनी ली है, 1 कूलम्ब ली है, ताकि ये वैल्यूज को मैं अगर फोर्स को मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों चार्जेस में एक चार्ज को आप 1 कूलम्ब ले लीजिए तो दूसरे वाला चार्ज का जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मेनली होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने कितना फोर्स लगाया, ठीक है ना, तो उससे मुझे उसकी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर मुझे उसकी स्ट्रेंथ का पता चल गया, 1 कूलम्ब की स्ट्रेंथ का पता चल गया, तो मैं 10 कूलम्ब की भी निकाल सकता हूं। मैं कहूंगी भाई 1 कूलम्ब के चार्ज पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, 1 कूलम्ब के चार्ज पे कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो बताओ 2 कूलम्ब पे कितना लगाएगा, 20 न्यूटन लगाएगा, 3 कूलम्ब पे कितना लगाएगा, 30 न्यूटन लगाएगा। इसका मतलब मुझे 1 कूलम्ब का चाहिए, मुझे रेट, मतलब मुझे क्या चाहिए, उसका रेट चाहिए, मुझे उसका पर यूनिट चार्ज फोर्स चाहिए। तो पर यूनिट चार्ज फोर्स निकालने के लिए मैंने एक अलग क्वांटिटी को डिफाइन किया जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर बात। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में छोटी छोटी बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये फोर्स और चार्ज का रेशियो है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। साथ साथ में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सेम डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज एफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो उधर ही होती है जिस साइड में आपका फोर्स लगता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइप का फोर्स ही होता है, बस वो केवल एक यूनिट कूलम्ब के चार्ज ने फोर्स लगाया, ठीक है ना, इसलिए उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एज कंपेयर टू द फोर्स, ठीक है ना। जिस साइड में फोर्स लगेगा उधर ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद में इसके यूनिट की बात कर ले जल्दी जल्दी से। यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब। देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और यहाँ पे पर कूलम्ब यानी 1 कूलम्ब की चार्ज ने कितना फोर्स लगाया वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा। तो न्यूटन पर कूलम्ब होगी। डायमेंशन फॉर्मूला हम नहीं बताएंगे आपको, डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का आपको पता है, चार्ज का आपको पता, निकाल लेना, ठीक है ना। डायरेक्शन हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, समझ में आ गई बात। टेस्ट चार्ज क्या होता है, 1 कूलम्ब का होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं इसको। सोर्स चार्ज जो होता है जो फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मान लीजिए इस सोर्स चार्ज का जो फील्ड है वो यहां तक फैला हुआ है, यहां तक फैला हुआ है। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्ज। इस चार्ज का जो फील्ड है यहां तक फैला हुआ है, मतलब अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेके आता हूं किसी पॉइंट पे, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक टाइप का फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अगर वो चार्ज पार्टिकल इससे बाहर है, इसकी रेंज से, इसके फील्ड से बाहर है, तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है ना। वैसे जनरली हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी अगर ये टेस्ट चार्ज वहां पे भी रखा रहेगा इनफाइनाइट पे, तो भी इसके ऊपर नेग्लिजिबल फोर्स लगेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने माना कि इसका फील्ड इतना है, इस फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल आएगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स। तो हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज particle. It is a space around a charge particle in which it can be experience a force, ठीक है ना। when a unit positive charge placed in the field, उस फील्ड में हम लोग एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो वो उसको फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और ये वाला चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो टेस्ट चार्ज उसकी कंडीशन क्या है वो हमेशा ही कैसा होता है बताओ, यूनिट पॉजिटिव होता है। आगे बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने इतनी सारी बातें पढ़ी। अब बताइए कि मेरा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता था, E इज इक्वल टू फोर्स होता था आपका K इंटू पहला चार्ज कितना मान लूं मैं, इसको मैं Q मान लेता हूं, तो ये हो गया KQ इंटू ये वाला चार्ज कितना है, Q नॉट है, अपॉन में डिस्टेंस कितना बताओ, R स्क्वायर, ये डिस्टेंस में R स्क्वायर मान लेता हूं, इस वाले चार्ज की डिस्टेंस R हो गई, और यहाँ पे क्या अपॉन में कितना है, Q नॉट है। यानी जो मेरा फोर्स था दो चार्ज पार्टिकल के बीच का, उसको डिवाइड किया मैंने उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, तो ये वाला फोर्स से ये वाला चार्ज कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आ गया K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब फोर्स के फॉर्मूले के अंदर एक चार्ज को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी इनमें जो एक चार्ज है उसको मैंने यूनिट टेस्ट चार्ज ले लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसकी वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज कौन सा है यहाँ पे बताओ, पॉइंट चार्ज ये वाला चार्ज, पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू। ये कौन सा है, क्यू नोट, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। फॉर्मूले के अंदर कौन सा चार्ज है यहाँ पे, ये वाला चार्ज है, वो तो 1 कूलम्ब का है। 1 से मल्टीप्लाई करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
तो ये हो गया आपका के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताइए, 1/r², यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये एक टाइप का फोर्स ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, बस वो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यानी पर यूनिट चार्ज ने कितना एक्सपीरियंस किया उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट चार्ज के लिए आपको सीबीएसई के अंदर आपका ये डेरिवेशन है इसका कि पॉइंट चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप उसको कर लोगे। हम लोग जो है मेन जो आपके मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे चल सकते हैं। चलेगा आगे। अच्छा, उसके बाद में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग ये वाला चार्ज पॉजिटिव लेते हैं सोर्स चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा इससे दूर जाता है, मतलब डाइवर्जिंग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, डाइवर्जिंग। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, अकेला चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उससे दूर जाता है। और सिमिलरली फॉर एंड टुवर्ड्स द चार्ज फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, टुवर्ड्स द चार्ज फॉर नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, मतलब उसकी तरफ जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे खत्म होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर डाइवर्ज होगा, स्पेस में चला जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ जा रहे हैं, ये वाला फील्ड जा रहा है किसी नेगेटिव चार्ज के पास में, ठीक है ना, क्योंकि इसे नेगेटिव पे जाके खत्म होना है। और अगर इसके आसपास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो ये वाला इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग कर जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला इनफाइनाइट से आ रहा है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज पे आके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो डाइवर्जिंग नेचर का भी होता है और कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है ना। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये लाइंस, इन लाइंस को हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोला करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला करते हैं। समझ में आ गई बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है वो हमको बहुत जरूरी है समझना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट ही हमारे को काम आएगा। वो एक फील लेने के लिए हम लोगों ने एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास होती हैं, उनकी वजह से ही जो होता है एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन वहां पे होता है। समझ में आ गई बात। तो ये क्या था आपका ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट था, ठीक है ना। थोड़ा सा आप जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। कैसी लाइन होती है बताओ, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दूसरी बात, ये जो लाइंस होती है क्लोज लूप नहीं बनाती, लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। दूसरा जो होता है ये वाली पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे खत्म होती है। तीसरी बात ये होती है आपकी कंटिन्यूअस होती है, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस होती है भाई, लगातार होती है, ठीक है ना। उसके बाद में ये वाली कर्व्ड भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन भी होती है और कर्व्ड भी होती है। नंबर 4 पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर और चार्ज बॉडी। किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है ना, और चार्ज। किसी भी चार्ज बॉडी के जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, डाइवर्ज होती हैं, तो नॉर्मली परपेंडिकुलरली बाहर निकलती हैं। इसको भी हम लोग आगे चल के एक फॉर्मूले से प्रूव करके दिखाएंगे आपको। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो भी जब आएंगे उसके पास में तो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर क्या करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है ना। नंबर 5 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो नियर द चार्ज क्या होती है, नियर द चार्ज, किसी भी चार्ज के नजदीक अगर मैं देखूं तो ये क्या होती है, ये आपकी डेंस होती है। डेंस का मतलब बहुत गहरी होती है, ठीक है ना। और अवे द चार्ज अगर बात करूं मैं, अवे द चार्ज बात करूं, अगर चार्ज से दूर की बात करूं तो ये क्या होती है आपकी, दूर होती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे रेयर बोल सकता हूं मैं, ठीक है, डेंसर एंड रेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गहरी कहाँ पे होती है, नियर द चार्ज। और अवे फ्रॉम द चार्ज देखो तो ये क्या होती है, थोड़ी सी ओपन होती है, खुली होती है, ठीक है ना। और यही चीज अपने को डिफाइन करती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज्यादा होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी वीक होती है वहीं पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता है, ठीक है ना। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट। समझ में आ गई बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इतनी सारी बातें अगर आपको पता है तो हम लोग क्या करें, आगे चले, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है,
सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है ना। काटती क्यों नहीं है, इसके लिए हमको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है हम लोगों ने क्यों बनाया था, ये कंसेप्ट हमने इसलिए बनाया था कि हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच में दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो वो किस रीजन से हो रहा है। तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया कि कुछ लाइंस होती हैं, वो लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव के पास जाती हैं, उससे कुछ इंटरेक्शन होता होगा। तो कह रहा है कि ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस मान लो कोई लाइन यहाँ पे जा रही है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव के ऊपर, तो ये कर्व लाइन मैंने बनाई है। इस कर्व लाइन का मतलब ये हुआ कि इस लाइन के ऊपर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट मुझे क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहां जा रहा है, वैसे तो नेगेटिव पे जा रहा है, लेकिन इस कर्व लाइन के ऊपर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो दिस टेंजेंट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे सीधी दे देगा, ठीक है। अच्छा, अगर कहता है कि मेरे पास दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर गई है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो लाइन बनाई है, एक पॉजिटिव से नेगेटिव ये जा रही है और एक पॉजिटिव से नेगेटिव ये जा रही है, ये दोनों लाइंस मैंने क्या कर दी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास में दो पॉसिबिलिटी है टेंजेंट ड्रॉ करने की। एक टेंजेंट तो मैं इस लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं और एक टेंजेंट बेटा मैं इस लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही पॉइंट के ऊपर एट ए सिंगल पॉइंट देयर विल बी टू टेंजेंट आर ड्रॉन, और दो टेंजेंट ड्रॉन हो गए, इसका मतलब देयर विल बी टू डिफरेंट डायरेक्शन, देयर विल बी टू डिफरेंट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन तो ये वाली है और एक डायरेक्शन ये वाली है। At a single point there will be two different direction of electric field and this will not be possible। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाए, ऐसा नेचर में ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ two tangent which gives the two different direction of electric field, that's why two lines cannot never intersect to each other, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइप, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी कैसी टाइप का होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, साथ साथ में उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड भी कैसा हो, पॉजिटिव हो। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि मैग्नीट्यूड और आपका मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो, ठीक है ना, और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो। तो ये वाला देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइंस के थ्रू ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हैं, इन लाइंस के बीच का जो गैप है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर इन लाइंस के बीच का गैप सेम रहेगा और इनकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी तो मैं कहूँगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर सेम, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही क्या है भाई, सेम है। इसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में बोल रहा है कि एक डायग्राम मैं और बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो क्या है, सेम है, डायरेक्शन तो क्या है बताओ, सेम है, बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम। मतलब उनके बीच का जो गैप है वो सेम नहीं है। अगर गैप बराबर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका, उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तीसरा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए ये वाला देखिए, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड तो इसका सेम है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है। सभी की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है। आगे बात समझ में। और एक चौथा डायग्राम बनाता हूं मैं, ये वाला, इसमें मैंने क्या क्या डायरेक्शन भी मैंने डिफरेंट दिखाई है, साथ साथ में इनका जो बीच का जो गैप है वो भी मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। इसका मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं चार तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। एक जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होंगी, उसकी पहचान क्या होगी, पैरेलल लाइंस होंगी, गैप सेम होगा और आपका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। दूसरे में मैंने गैप को डिफरेंट किया, डायरेक्शन को सेम रखा है तो डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तीसरे में मैंने डायरेक्शन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया है पैरेलल लाइन से। और फोर्थ में मैंने क्या किया है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर डिफरेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग टाइप है, ठीक है ना। आगे बात समझ में।
चले क्या आगे। अच्छा, अब जो है छोटी सी बात आपको और बताते हैं। अगर ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें तो फॉर ए सिंगल चार्ज, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके दो चार्ज यहाँ पे रखे हैं, ठीक है ना, एक प्लस का चार्ज यहाँ पे रखा है और यहाँ पे एक प्लस का चार्ज रखा है, तो जब दो डिफरेंट चार्जेस, दो चार्ज अलग अलग रखे हों एक साथ यहाँ पे, इसका मतलब इनके लिए लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो कैसी लाइन्स आएंगी, ठीक है ना। और एक केस में पढ़ रहा हूँ कि एक यहाँ पे प्लस का चार्ज है और एक यहाँ पे माइनस का चार्ज है, उनके लिए लाइंस कैसी आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा था, आइसोलेटेड सिस्टम था, अकेले चार्ज के लिए लाइंस ड्रॉ करनी थी। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, डायपोल, मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट चार्ज को लिया है मैंने, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लाइंस है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। तो लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव डाइवर्ज होंगी, ये भी डाइवर्ज होंगी। इस वाली लाइन के बारे में क्या ख्याल है, जो लाइन यहाँ से इधर जानी चाहिए थी वो इसकी तरफ नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसके सामने कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो लाइंस पॉजिटिव के पास ना जाके पॉजिटिव, सामने जो पॉजिटिव रखा होगा तो ये थोड़ी सी अपने रास्ते से क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है ना। ये डाइवर्ज हो जाएंगी ऐसे करके, ये लीजिए। तो बाकी जो लाइन्स हैं वो क्या होंगी, वो भी थोड़ी सी कर्व हो जाएंगी, वो भी कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि सामने कैसे चार्ज रखा है बताओ, सामने रखा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव की तरफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है कि लाइन्स जब भी कंडक्टर या किसी चार्ज के सरफेस से आपकी इमर्ज करती है, निकलती हैं, उस टाइम पे वो परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है ना। उसके बाद में वो डाइवर्ज कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन्स क्या बता रही है कि अगर दो सिमिलर पोलरिटी के चार्ज यानी सेम टाइप के चार्ज अगर रखे हों आसपास, तो उनके लिए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ कैसे होंगे, इस प्रकार से होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। कैसा बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, साथ साथ में दोनों की पोलरिटी भी अगर सेम होगी, तो उन दोनों चार्जेस के जस्ट जो बिटवीन पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी वो आपका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों की वैल्यूज क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इनमें से एक भी चार्ज छोटा या बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए उसके लिए एक बार मैं मान लेता हूं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा छोटा है, इसको मैं बोल रहा हूँ क्यू और यहाँ पे स्मॉल क्यू, ठीक है ना। इनके लिए अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो कैसी लाइंस आएंगी, तो देखिए जो चार्ज बड़ा होता है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा तो लाइंस थोड़ी सी ज्यादा आगे जाएंगी, और जो चार्ज छोटा उसका इन्फ्लुएंस कम होगा तो लाइंस कम जा पाएंगी। तो हम जो इसकी लाइंस ड्रॉ करेंगे वो कैसी ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी, लाइंस बाहर निकलेंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, इस प्रकार से। ये जो डायग्राम है बाकी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि लाइंस जो हैं बड़े वाले चार्ज की लाइंस क्या है, ज्यादा क्रॉस कर गई है उस टाइप की तरफ, ठीक है ना, उस तरफ। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट है वो क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है हमारा। न्यूट्रल पॉइंट जो है आपका अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है किधर, छोटे वाले चार्ज की तरफ, है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q इज ग्रेटर देन स्मॉल क्यू, यानी यहाँ पे कह रहा है कि अगर जिस चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी बजाय छोटे वाले चार्ज की तरफ आपका न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे, छोटे वाले की तरफ है। दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो बिल्कुल बीच में न्यूट्रल पॉइंट आएगा, कब, जब दोनों चार्ज क्या हो, सेम पोलरिटी हो। यही कहानी आप दोहरा सकते हो माइनस चार्ज के लिए। अगर मैं इन दोनों चार्ज को नेगेटिव कर देता हूँ, इन दोनों चार्ज को मैं नेगेटिव कर देता हूँ सेम पोलरिटी के साथ में, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड के साथ में दोनों को नेगेटिव कर देता हूँ, तो डायग्राम विल बी सेम। डायग्राम कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी चेंजमेंट यहाँ पे करनी है कि जो एरो का जो साइन है वो आपका कहाँ आएगा, अंदर की साइड आएगा, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कन्वर्जिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर का हो जाता है। तो बाकी डायग्राम सेम रहेगा और आपकी लाइंस क्या हो जाएगी, एरो अंदर आ जाएगी। ऐसे यहाँ भी बात करूं कि एक चार्ज छोटा एक चार्ज बड़ा है मैग्नीट्यूड में, बाकी है दोनों नेगेटिव, तो डायग्राम विल बी सेम, ठीक है ना। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं, इसको बड़ा कर देता हूं, तो न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड में जो छोटा चार्ज होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। यहां तक की बात तो आपकी हो गई। अब बात करते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। पॉजिटिव और नेगेटिव यानी एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, और इनमें भी क्या बोला कि ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में क्या इक्वल, यानी ये वाला प्लस क्यू है तो ये वाला माइनस क्यू है। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, इक्वल है। इनके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोला करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों, यहाँ पे दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों अपोजिट पोलरिटी के, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है डाइपोल, ठीक है ना। अच्छा, डाइपोल के लिए लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव से कहाँ जाएंगे नेगेटिव,
तो जो लाइन यहाँ पर रिपल हो रही थी अब वो लाइन सीधी कहाँ जाएगी, माइनस के पास, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से क्या होती है, इमिट होती है, और नेगेटिव पे जाके क्या होती है, कन्वर्ज होती है, तो यहाँ पे सीधी चली जाएगी। दूसरी जो लाइन है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, वो इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, आगे की लाइन्स कर्व होती जाएंगी, लेकिन जाना कहाँ पे, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पॉजिटिव के पास ही नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये इसी के पास क्या हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार का जो है आपका डायग्राम जो है, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है। एरो आपको ध्यान रहेगी, प्लस से कहाँ जाती है, माइनस जाती है, तो ऐसा डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। ये लीजिए, ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, ये आपस में टच नहीं करेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी हो डाइपोल के लिए, सेम चार्ज के लिए, छोटे बड़े चार्ज के लिए, आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। आगे बात समझ में, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसे है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ न्यूट्रल पॉइंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट के बारे में, यहाँ पे हमने न्यूट्रल पॉइंट के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकल के आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई एक डायग्राम और समझाता हूँ छोटा सा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक चार्ज जो है प्लस क्यू मान लिया है, प्लस क्यू मान लिया है, ये वाला माइनस का 2q मान लिया है, ठीक है ना। भाई अपोजिट पोलरिटी के तो है, लेकिन इस पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, अपोजिट पोलरिटी के थे। ये वाला अपोजिट पोलरिटी के नहीं थे, सेम पोलरिटी के थे, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या था, डिफरेंट था। सेम पोलरिटी के थे लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम था। लेकिन ये वाला जो डायग्राम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पे चार्ज प्लस क्यू, एक पे चार्ज माइनस 2q, यानी पहले वाले से डबल चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो सेम है, मैग्नीट्यूड में तो डबल है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट चार्ज है। तो यहाँ से जो लाइन्स निकलेंगी वो लाइन्स अपने को ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ से अगर आपकी लाइन्स निकलती हैं, एक लाइन यहाँ पे मैं बना देता हूँ माइनस वाले के ऊपर, प्लस से माइनस, दूसरी लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ प्लस से माइनस, एक लाइन में और बना देता हूँ प्लस से माइनस, और ये हो गई आपकी प्लस से माइनस, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला चार्ज जो है उसके कंपैरिजन में हाफ है, ठीक है ना। तो लाइंस जो है इसके पास ज्यादा होंगे, इसके पास में कम होंगी। तो इसकी लाइंस अगर मैंने 4 बना लिया तो इसकी लाइन में कितनी बनाऊंगा, 8 बनाऊंगा, ठीक है। कितनी बनाऊंगा, 8। तो ये वाली 5वें नंबर की लाइन हो गई, ठीक है ना। ये वाली 6ठे नंबर की हो गई है, ये वाली 7वें नंबर की हो गई है, और ये वाली 8वें नंबर की हो गई है। टोटल कितनी लाइंस हो गई इसके पास में, 8 डिफरेंट लाइंस हो गई हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो लाइन है आपकी, ये लाइंस जो है इस पॉजिटिव के पास ना जाके कहाँ पे जाएंगी, आगे की तरफ चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि भाई इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो ये लाइंस जो है यहाँ पे नेगेटिव के पास आ तो रही है, लेकिन ये इस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट नहीं होंगी, क्योंकि पता है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, इससे हाफ है, इसलिए यहाँ पे 4 लाइन शो कर रहे हो, तो वहां पे 4 से ज्यादा डबल लाइन होंगी, वहां पे कितनी होंगी, 8 लाइंस होंगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये लाइंस जो है किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज से आ रही हैं, इसके पास जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसमें एक और कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाली लाइंस दिखा देता हूँ सेंटर वाली, तो उसकी भी सेंटर वाली दूर चली जाएगी इससे, ठीक है ना। तो अगर दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं होते हैं और उसकी पोलैरिटी भी डिफरेंट होती है, तो लाइंस कुछ आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। आगे बात समझ में, ऐसे केस में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो इनके बीच में ना हो, कहाँ मिलता है अपने को, इसके इस तरफ मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। आगे बात समझ में, तो ये कुछ था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। अब हम लोग जो है सीधा प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो हम लोग अब चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो एक अच्छी प्रॉब्लम लेके आए आपके लिए। ये प्रॉब्लम जो है ये BM शर्मा से बुक से ली गई है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मैंने वहाँ से देखी तो ये प्रॉब्लम सोचा कि आपको करवाऊँ। एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए आपको अभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको समझेंगे, इस क्वेश्चन से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या दिया हुआ है, हमको 4 डिफरेंट चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से लेके L/2 डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, यहाँ पे अपोजिट में सेम L/2 डिस्टेंस के ऊपर चार्ज रखा है -q, सेम मैग्नीट्यूड का, डिफरेंट आपकी पोलैरिटी है। ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर भी L/2 डिस्टेंस पे ऊपर जाएंगे तो आपका पॉजिटिव का चार्ज रखा हुआ है q, ऐसे ही उसके अपोजिट में नीचे जाएंगे तो माइनस का q चार्ज रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर, यानी दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है। ओरिजिन से आप देखें तो L/2 है, ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस भी L है, और ओरिजिन से देखें तो कितनी, L/2 ऊपर और L/2 नीचे, यानी 4 चार्जेज का सिस्टम दे रखा है हमको। और चारों चार्जेज के सिस्टम के लिए
इसमें दो चार्ज पॉजिटिव हैं और दो चार्ज नेगेटिव हैं, मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पी दिया हुआ है जो कि इस चार्ज से आगे है, सेंटर से लेके उस पॉइंट पी का डिस्टेंस स्मॉल आर दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि इस पी पॉइंट पे इन टोटल चार्जेज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल लाइन के ऊपर भी और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आपके सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें आपको टॉपिक दिया मिलेगा, डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो वो जो दोनों कंसेप्ट यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में सीख जाओगे, ठीक है ना। ऐसा बोल रहा है ये जो P पॉइंट है ये बहुत ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू दिस L/2 डिस्टेंस, यानी L/2 बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू R। मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस कंप्लीट सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो देखिए क्या करना है अपने को, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में करते हैं। पहले करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। जो एक्स एक्सिस पे चार्ज रखे हुए हैं उनकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं बताइए, एक्स एक्सिस के ऊपर बताइए कौन कौन रखा हुआ है। यहाँ पे आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पे चार्ज रखा है आपका -q और यहाँ पे चार्ज रखा है +q, और ये वाला हो गया आपका L/2 डिस्टेंस, ये वाला हो गया L/2 डिस्टेंस। ओरिजिन से लेके P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपका R हो गया है, ठीक है ना। जब हम लोग एक्सियल लाइन का टॉपिक करते हैं तो हम लोग ठीक ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, वो इसी के अंदर आ जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना P पॉइंट के ऊपर इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो देखिए जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब क्या होता है कि ये चार्ज जो है 1 कूलम के चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे ना, तो 2 कूलम पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 कूलम का एक चार्ज रख देता हूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इस वाले चार्ज पे पहले मैं इसकी वजह से फोर्स चेक कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी। पहले मैं पी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ बी की वजह से, तो बताइए क्या फॉर्मूला होगा, के इंटू क्यू अपॉन में R²। अब डिस्टेंस बताओ कितना है, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस क्या आएगा बताओ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ R - L/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, क्या सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई, R है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा R - L/2। तो R - L/2 का क्या कर देंगे यहाँ पे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई क्या यहाँ पे। अच्छा अब बोल रहा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A, वो क्या होगा बताओ, -KQ अपॉन में L + R + L/2 का होल स्क्वायर। देखो क्यों, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव था तो मैंने माइनस साइन ले लिया डायरेक्शन के लिए, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है सेंटर से यहाँ तक कितनी थी R, और प्लस में कितना हो गया L/2, तो R + L/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर की तरफ होगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी वो कन्वर्जिंग होता है तो इस तरफ होगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए, आपके क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे ना। तो देखो पहले मैं ये पता करता हूं कि ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उसमें से कम लेस कर दूंगा, या फिर अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आप प्लस और माइनस के साइन के साथ में क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और उनको क्या कर दीजिए, सीधा ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज के साथ में लिया था, इसको नेगेटिव के साथ लिया था, दोनों को मैं सिंपल ऐड कर रहा हूँ। तो मेरे पास नेट फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अलोंग द एक्स एक्सिस जो है EX कह देता हूँ इसको, ये आएगा KQ अपॉन में R - L/2 का होल स्क्वायर माइनस में KQ अपॉन में R + L/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आ गई है ना। चाहे तो तुम ऐसे कर लीजिए कि ये वाला जो डिस्टेंस कम है तो इसका डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, डिस्टेंस कम होता है तो फील्ड ज्यादा होता है, तो ये वाली फील्ड ज्यादा होगी बी वाले की वजह से। तो बी वाले की फील्ड में से मैं ए वाले की फील्ड को घटा रहा हूँ। चाहे आप ऐसा मान लीजिए कि ये वाला चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिटिव में से नेगेटिव वाला लेस हो जाएगा। एलसीएम आप ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा, R² - L²/4 सारे का होल स्क्वायर, यानी A - B का स्क्वायर A + B, तो A² - B² का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको सोल्व कर लेंगे, KQ मेरा कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेता हूँ, मेरे पास बचेगा R² + L²/4 प्लस में कितना आएगा 2R L/2 माइनस कितना आएगा मेरे पास में R² - L²/4 प्लस में कितना आएगा 2R L/2। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ R² - L²/4 से, तो यहाँ पे पहले प्लस की वैल्यू आएगी, फिर आपकी आएगी माइनस की वैल्यू, ठीक है ना। उससे क्या होगा, R² से R² कैंसिल होगा, L²/4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा बताओ, मेरे पास बचेगा
बाहर रह गया आपका के क्यू, ये आ गया है ई एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास बचा है 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे फिर से, तो ये आ गया 2 इंटू आर इंटू एल अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर बाई 4 का होल स्क्वेयर। क्लियर बात समझ में आई? तो मेरे पास एक्स एक्सिस के लोग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि भाई ये डिस्टेंस का जो अप्रोक्सीमेशन मेरे को दिया हुआ था क्वेश्चन में कि r बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू l, तो मैं l को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास में क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, 2 इंटू आर इंटू एल अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वेयर की पावर 2, तो ये आएगी आर की पावर 4, ये मेरे पास आएगा 2l अपॉन आर की पावर 3, और साथ में पीछे पड़ा हुआ था के क्यू, तो ये साथ रहेगा 2k/q/l अपॉन में r क्यूब, 2k/q/l अपॉन में r क्यूब। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है अलोंग द एक्स एक्सिस। अभी मैंने केवल इन दोनों चार्जेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाला है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ नेट कहाँ पे आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये वाला फील्ड जो है EPB वाला जो फील्ड था वो इधर था और ये ज्यादा था, तो जो फील्ड ज्यादा होता है उसी की तरफ क्या होती है, नेट फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। चलिए, अब पहला पार्ट तो इसका क्वेश्चन का हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमको निकालना है ड्यू टू वाई एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे बताओ, मैं ये दोनों एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैं दोनों चार्ज ये वाले लूंगा जो वाई एक्सिस पे रखे हुए हैं। तो बताइए उसके लिए क्या करना है मुझे, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लेता हूँ ऊपर रखा है माइनस का प्लस का क्यू चार्ज और यहाँ पे रखा है माइनस का क्यू चार्ज, और ये जो डिस्टेंस है कितनी बताओ, आर डिस्टेंस है यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। इस बार मैं इन दोनों चार्जेज को लेकर नहीं चल रहा हूं, मैं केवल इन दोनों चार्जेज के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर। पहले मैंने इन दोनों की वजह से यहाँ पे नेट निकाला था, और हमने फोर्स में पढ़ा था कि जब भी दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाल रहे होते हैं तो थर्ड चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, अब क्या करते हैं, इस पी पॉइंट के ऊपर, अच्छा ये डिस्टेंस कितना बताओ, L/2 है, ये वाला भी कितना L/2 है ना। अच्छा, ये आपका ओरिजिन हो गया है। अब बोल रहा है कि पहले इस पी पॉइंट पे पहले इसकी वजह से निकालता हूँ, ए वाले की वजह से, है ना। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, है ना। तो मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा, है ना, ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पे +1 कूलम का चार्ज हम लोग रख देते हैं अपने फायदे के लिए, टेस्ट चार्ज, है ना। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वेयर प्लस में एल स्क्वेयर बाई 4 का होल स्क्वेयर, सॉरी रूट, है ना। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा इतना। सिमिलरली नीचे वाली चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या आएगा, वो भी सेम आएगा, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई 4 का अंडर द रूट, है ना। ये वाला फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी, है ना। मुझे दोनों फील्ड निकालनी पड़ेंगे, निकाल लीजिए। पहले एक की वजह से निकाल लीजिए, के इंटू चार्ज कितना बताओ, स्मॉल क्यू, अपॉन में डिस्टेंस कितना बताओ, आर स्क्वेयर प्लस में एल स्क्वेयर बाई 4 का स्क्वेयर, रूट से स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास इतना फील्ड आ गया। अच्छा, नीचे वाले का निकालो, ये भी क्या आएगा, के इंटू चार्ज मेरा स्मॉल क्यू है अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस में एल स्क्वेयर बाई 4। अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ, डायरेक्शंस को मैं बाद में देखूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वाले चार्ज की वजह से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, है ना। तो टुवर्ड्स के अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना हो गया, EPA। ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो डायरेक्शन कहाँ आएगी इसकी, इस तरफ आएगी, अलोंग द फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, एक तो मेरा फील्ड ये वाला हो गया। अच्छा, इसके बारे में बताइए, ये वाला माइनस का चार्ज है, इस पॉइंट पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवेदा होगा कि टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, है ना, कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पे होगा नीचे की साइड में, इसका नाम होगा EPB। तो मेरे पास टोटल कितने फील्ड हो गए, 2 फील्ड हो गए। एक फील्ड तो कहाँ पे है बताओ, एक फील्ड तो कहाँ पे है, इस तरफ है, एक फील्ड कहाँ पे, इस तरफ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये वाला जो फील्ड है आपका, उसके लिए मैं एंगल थीटा मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बताओ, थीटा होगा, क्लियर बात। और ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर डिस्टेंस के ऊपर है, L/2 और L/2 के ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट से जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, कौन से को, EPA को। तो ये क्या बनेगा आपका, EPA कोस ऑफ थीटा। जो थीटा के साथ कंपोनेंट होता है वो कोस का होता है कि नहीं, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कोस का होता है। थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन का होता है, EPA साइन थीटा, क्लियर। ऐसे ही मैं EPB, ये वाला जो फोर्स है आपका, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको भी मैं 2 में ब्रेक करता हूँ। एक तो टूटेगा ये वाला, इसका नाम क्या होगा, EPB कोस ऑफ थीटा, थीटा के साथ वाला कोस का कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट नीचे आएगा, इसका नाम क्या होगा, EPB साइन ऑफ थीटा। देख पा रहे हैं आप, मैंने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने 4 कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया है। अब मेरे पास में क्या हो गया है,
मुझे पता है कि ईपीए और ईपीबी दोनों एक मैग्नीट्यूड के हैं। देखो ये दोनों फॉर्मूले क्या बिल्कुल सेम है, दोनों का फील्ड सेम आ रहा है। तो कह रहा है कि जो ईपीए कोस ऑफ थीटा था वो इधर था और ईपीबी कोस थीटा का था वो इधर था। इसका मतलब जो कोस थीटा वाले कंपोनेंट है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे कौन से, कोस वाले कंपोनेंट। कोस वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन वाले कंपोनेंट के बारे में क्या विचार है, साइन वाले कंपोनेंट दोनों ही कहां पे है, नीचे की साइड में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना आएगा, मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कितना आएगा मेरा, 2 इंटू ई पी ए साइन ऑफ थीटा, यानी डबल हो जाएगा। ठीक है ना, एक तो साइन थीटा वाला ईपीए का, एक ईपीबी का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मैं 2 टाइम्स कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, 2 टाइम्स। तो 2 गुणा में क्या कर देते हैं, 2 इंटू एक इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों सेम है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन थीटा। इसे ट्राइंगल में साइन थीटा कैसे निकालेंगे बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, l/2, तो ये मेरा हो गया l/2 और हाइपोटेन्यूज मेरा कितना बताओ, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे पावर कितनी आएगी इसकी 1/2, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो कितनी पावर हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। 2 से 2 मेरा क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है ना। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया है, के क्यू एल अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4। मेरे पास फॉर्मूला बन गया है के क्यू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन फिर से लगाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था आर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस एल को 0 कर देता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा फॉर्मूला बताइए, मेरे पास बनेगा के इंटू क्यू इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो कितना बचेगा आर की पावर 3, के क्यू एल अपॉन में आर क्यूब। वो बताइए कितना था, 2 के क्यू एल अपॉन में आर क्यूब है ना। तो मेरे पास वाई एक्सिस का कंपोनेंट कितना आ गया है, के क्यू एल अपॉन आर क्यूब, और एक्स का कंपोनेंट कितना आया था 2l के क्यू अपॉन आर क्यूब। अब मुझे बताइए कि इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वाई वाले का, वो कहाँ आया है, नीचे की साइड में आया है कि नहीं, नीचे की साइड में आया है ना ये वाला, और एक्स की वजह से कहाँ आया था, राइट साइड में आया था। तो उन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला तो आया आपका एक्स वाला कंपोनेंट और ये वाला किसका है, वाई वाला कंपोनेंट आया है। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो कैसे निकालेंगे इनका रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इनके बीच में कहीं पे आएगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तो बिल्कुल बीच में आता, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, एक वाला इससे क्या है, डबल है। तो आपको याद होगा अगर आपने सीबीएसई बोर्ड में अगर आपने ये दोनों टॉपिक किए हैं, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा एक्सियल लाइन के ऊपर जो होता है वो डबल होता है एज कम्पेयर टू कौन सी लाइन, इक्वेटोरियल लाइंस। ठीक है ना, तो मुझे दोनों का रिजल्टेंट निकालना है बस। तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई नेट इज इक्वल टू आएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ ई नेट, ठीक है ना, यहाँ पे सही रहेगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर का अंडर द रूट। ठीक है ना, बताइए क्या आएगा, ये आएगा आपका के स्क्वायर क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 6 प्लस में आएगा 4 इंटू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 6 अंडर द रूट। कुछ चीज कॉमन आ रही है, कॉमन क्या आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है, साथ में कौन कॉमन आ रहा है, आर की पावर 3 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा बताओ, सारा ही कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 प्लस का कितना बचेगा बताओ, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 1 प्लस का 2 बचेगा। अगली बात समझ में आई कि नहीं बात है, 2 की 4, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 1 प्लस का 2, 1 प्लस का 4 कितना हो गया, 5 हो गया। मेरे पास आंसर आ गया अंडर द रूट 5 के क्यू एल अपॉन में आर क्यूब, अंडर द रूट 5 के क्यू एल अपॉन में आर क्यूब। ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। आगे बात समझ में, तो देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, बीएम शर्मा की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप जो है आपको कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने जो फोर्स के अभी 5 लेक्चर देखे ना, उनमें हम लोगों ने बार बार ऐसी चीजें सीखी हैं डायरेक्शन के लिए, वही चीजें आपको यहाँ पे करनी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं। इस क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक्स एक्सिस के लिए अलग किया है, वाई एक्सिस के लिए अलग किया है, और दोनों को क्या किया फिर कंबाइन कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल लिया है। ऐसे ही मैं सिस्टम में चार्जेज को दोनों को नेगेटिव करके, चारों को नेगेटिव करके, सबको पॉजिटिव करके मैं डिफरेंट तरीके के सवाल, दुनिया भर के सवाल बना सकता हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग जो है इस प्रकार की प्रॉब्लम करेंगे। अब चलते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है,
चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस भी की थी कि एक चार्ज रिंग आपके पास में है और इस चार्ज रिंग के लिए बेटा इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। हमने जो प्रॉब्लम की थी उसमें हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ज रखा था स्मॉल क्यू, उसके ऊपर नेट फोर्स निकालने की कोशिश की थी। तो देखिए अगर हमारे पास में नेट फोर्स की बात करें तो हमारे पास नेट फोर्स कितना आया था कल, ये आया था आपका के क्यू कैपिटल क्यू एक्स अपॉन में आया था आर स्क्र प्लस में एक्स स्क्र ए स्क्र प्लस में एक्स स्क्र की पावर 3/2, यही वाला आया था के क्यू क्यू एक्स, है ना। यहाँ पे ये जो चार्ज मैंने रखा था, यहाँ पे स्मॉल क्यू रखा था, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज था, उसकी वजह से नेट फोर्स आया था इतना। आज मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं, जब हम लोग फोर्स को डिवाइड करते हैं उससे टेस्ट चार्ज से, यहाँ पे जो चार्ज रखा है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, के इंटू क्यू, अब और स्मॉल क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे स्मॉल क्यू लिख दो, स्मॉल क्यू से कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डी ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन में के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र 3/2। आर इसकी जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है ये वाली है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, और ए इसका रेडियस है, ठीक है ना। तो कल हमने जो है पूरा डेरिवेशन किया था इसका सोल्व करके कि भाई किस प्रकार से हम लोग इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को ब्रेक करके नेट फोर्स यहाँ पे निकालते हैं। जो वाई वाले कंपोनेंट थे वो कैंसिल आउट हो गए थे, वो जो एक्स वाले कंपोनेंट थे वो ऐड हो गए थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया था वो एक्स एक्सिस की तरफ आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा आई कैप, ठीक है ना। आज मुझे वो सब नहीं करना है भाई, जो काम हम लोग कर चुके कल वो दोबारा नहीं करेंगे, आज हम लोग कुछ और समझना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस फॉर्मूले को देख के आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। क्या पता चलेंगे, देखो ध्यान से। इस फॉर्मूले में अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, x को 0 पुट कर दूं, तो देखिए x अगर 0 हो जाएगा तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इस वैल्यू में x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो सारा ही फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब सेंटर पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। सिंपल सी बात है, सिमेट्री बन रही है। देखो ये मेरी रिंग है, इस रिंग को मैं सामने से देख पा रहा हूँ। ये रिंग तो कैसी है, वर्टिकली है बोर्ड के, ये वाली प्लेन के अंदर है, बोर्ड के प्लेन के अंदर। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो मुझे कोई पूछे कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस वाला फील्ड जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड में, इस वाला नीचे की साइड में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये वाला तो घड़ी वाला क्वेश्चन भी करवाया था हमने, सिमेट्री जहां भी एग्जिस्ट करेगी उसके सेंटर पे आपका फोर्स भी 0 होता है, और अगर फोर्स 0 होगा वहां पे फील्ड भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटर पे तो 0 होना ही है। कहता है कि सेंटर के अलावा भी किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके लिए इसने बताया कि अगर मैं x को इनफाइनाइट पुट कर दूं, अगर मैं x को इनफाइनाइट पुट कर दूं तो आपका फील्ड फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सोचो क्यों, अगर x इनफाइनाइट हो जाएगा तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाना है, वैसे 0 हो जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह पे 0 है, एक तो इस रिंग के सेंटर पे और एक रिंग से बहुत दूर, है ना। बहुत दूर चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू 0 हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इससे इधर जाएंगे तभी 0 होगा इनफाइनाइट पे, कि इधर जाएंगे तो भी 0 होगा, इधर जाएंगे तो भी 0 होगा, है ना। सेंटर से आप राइट में जाओगे तो भी फील्ड 0 हो जाएगा, और लेफ्ट में जाओगे तो भी इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे ये 2 पॉइंट का पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे 0 है। तो मुझे ये पता लगना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सेंटर पे, और इनफाइनाइट पे भी 0 है, तो यहाँ पे 0 वहां पे 0 है, तो बीच में कहीं ना कहीं पे मैक्सिमम मिलेगा, है कि नहीं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है, तो 0 से 0 पे तो जाएगा नहीं, 0 से पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ता 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 एक पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, फिर घटता घटता क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो मेरे पास में क्वेश्चन ये है कि इसका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे होगा, इस रिंग की एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा। यहाँ पे तो 0 है और इनफाइनाइट पे भी 0 है, तो मुझे इनफाइनाइट के बीच में और इस सेंटर के बीच का कोई पॉइंट है वो ढूंढ के निकालना है जहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अब मुझे बताओ मैक्सिमम और मिनिमम के लिए तुम लोग क्या करते थे, तुम लोग करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव डी अपॉन में dx, है ना, इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो और इज इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा था ना, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव और 0 के बराबर पुट कर दो। तो मुझे कुछ नहीं करना, इस रिजल्ट का एक बार डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो कर दीजिए डेरिवेटिव, बताइए कैसे करोगे। यहाँ पे के क्यू तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं, इसको तो बाहर पटक दो इसको, तो है ना। यहाँ पे के क्यू कर देता हूँ, पड़ा रहेगा। मुझे इसका करना है x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2
तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स, और के क्यू बाहर पड़ा रहेगा, ठीक है ना। ये लीजिए, तो कैसे करोगे बताओ, ये तो u बाई वी से हो जाएगा, है ना, u बाई वी से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। कैसे करते बताओ, नीचे करते सबसे पहले v का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर कितनी आएगी 3, है ना, 3/2 पावर है, स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ऊपर क्या करना है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज, और एक्स का कितना हो जाएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज, उसके बाद में आएगा माइनस का साइन, इस बार x आपका एज इट इज होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 में से एक लेस कर दो, कितना बचेगा बताओ 1/2, और यहाँ पे आगे कितना आएगा 3/2, पावर को आगे लेके आएंगे, पावर में एक लेस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा, और अंदर वाले को दोबारा करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा, है कि नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे। अच्छा, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ, 0 होना चाहिए। जैसे इक्वल टू 0 होगा तो आपका डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाके, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस में ये होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर बात समझ में आई, इज इक्वल टू क्या होगा 0। अच्छा, के क्यू जो हमने बाहर निकाला था इसका भी कोई खास रोल नहीं है, के क्यू भी जाके कहाँ हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा, वो पड़ा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन निकाल लूँ मैं 1/2 पावर, इसकी 1/2 पावर कॉमन निकालू तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर कितनी बचेगी 1 बचेगी, 3/2 में से 1/2 कॉमन निकालो कितनी बचेगी 1 बचेगी, माइनस में कितना आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। ये वाला पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है ये भी नीचे जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना आएगा माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का ए स्क्वायर, है कि नहीं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू मेरे पास बच गया a/√2 प्लस माइनस, यानी मुझे x की जो वैल्यू है मुझे क्या मिली है a/√2 प्लस और माइनस। इस प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि आप लोग इस ओरिजिन से इस सेंटर पॉइंट से आप अगर राइट में जाओगे तो कितना डिस्टेंस पे जाने के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, वो आपको a/√2 पॉजिटिव पे मिलेगा। और अगर तुम लोग लेफ्ट साइड में जाओगे तो a/√2 माइनस के ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। यानी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद मैक्सिमम होता है, फिर घटता घटता 0 हो जाता है, रिड्यूस टू 0 अप टू इनफाइनाइट। तो मुझे वो पॉइंट मिल गया है, वो पॉइंट कौन सा है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। अगर मुझे पता करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में पुट करके दिखाता हूँ आपको, k इंटू क्यू इंटू एक्स और अपॉन में कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे करता हूँ मैं a²/2 प्लस में a स्क्वायर और ऊपर करता हूँ मैं a/√2, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे कितना पुट करता हूँ a/√2 पुट करता हूँ। तो यहाँ पे पावर कितनी है 3/2 पावर है, तो ये आएगा k/x इंटू ए अपॉन में √2, यहाँ पे आएगा कितना 3a²/2 और सारे की पावर कितनी आएगी 3/2 आ जाएगी, ठीक है ना। अगली बात समझ में, ये वाला है आपका। अच्छा अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं 3 की पावर a/√2, यहाँ पे मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ k इंटू क्यू इंटू एक्स, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। ये जो है आपका क्या होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, पावर्स को सोल्व करना है बस। a की पावर 2 है, a की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, a की पावर 3 बचेगी, ऊपर a की पावर 1 है कट जाएगी, वो आगे की कहानी है। लेकिन आपको ये पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या आ गया आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट के ऊपर। कौन सी पॉइंट के ऊपर आ गया a/√2 प्लस माइनस, यानी दोनों ही साइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम होगा। अच्छा अब जो हम लोग जो मेन काम जो रह गया था वो हम लोग करेंगे। ये सब करने का जो आपका मकसद था वो क्या था, वो ये था कि हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ, ठीक है ना। फिर ग्राफिकली हम लोग कैसे शो करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे क्या होगा मिनिमम। तो उसके लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखिए ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस और मैंने ये बनाया वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट कौन सा ओरिजिन पॉइंट है, सेंटर का मतलब ये ओरिजिन है। यहाँ पे आपका फील्ड कितना होता है 0 होता है। अच्छा 0 के बाद में जब हम लोग आगे जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बढ़ेगा, तो बढ़ता बढ़ता क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या होगा बताओ मिनिमम हो जाएगा, है ना, अप टू इनफाइनाइट। यानी जैसे जैसे इनफाइनाइट के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा घटता घटता 0 हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर क्या है ये वाला मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, ठीक है ना।
ये वाला कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट आया मेरा, इसको हम लोग बोलेंगे प्लस का a/√2, प्लस का a/√2, ये मेरा ओरिजिन हो गया है। अब माइनस में चलते हैं, माइनस में क्या होगा, माइनस में भी क्या होगा, एक पॉइंट पे आके क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। यानी माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और प्लस इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और ओरिजिन पे भी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी आपकी, माइनस का a/√2, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ग्राफ था, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको कि इस पॉइंट के ऊपर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ पे भी मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना। दो पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हो रहा है, एक इधर साइड में, एक इधर साइड में। यहाँ भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दो वैल्यूज लेगा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है उतना यहाँ पे आ रहा है। यानी राइट साइड में दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे सेम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, ये दोनों पॉइंट भी सेम होंगे। बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी केवल इतना समझ लो कि एक्स एक्सिस के राइट साइड में जाओगे तो इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाता है आपका, और अगर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन दो पॉइंट आपके ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मैक्सिमम कितना होता है, प्लस माइनस a/√2। आई होप यू गॉट द आइडिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग जो है आगे की जो प्रॉब्लम्स है वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। अब हम लोग जो है कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम लोगों ने एक रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया है। अब हम लोग जो है कुछ कर्व लेंगे, कुछ उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। वो आगे की बातें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग जो है कुछ सीख पाएँ इस लॉकडाउन के इस टाइम में, जो है जितना फायदा आप उठा सकते हैं। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में जो है इसको शेयर कीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नया वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।